हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में जो रिवीजन सीरीज़ थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पर हमने एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था। इसी एंजाइम सीरीज़ को कंटिन्यूएशन में लेते हुए हम अब डीएनए पॉलिमरेज के बारे में बात करेंगे। डीएनए पॉलिमरेज के बारे में हमने लास्ट सीरीज़ में देखा था कि दो टाइप के डीएनए पॉलिमरेज होते हैं, मेनली प्रोकैरियोट्स पर, यूकैरियोट्स पर। प्रोकैरियोट्स पर भी डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलिमरेज होते हैं जिनका नाम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन के नाम से जाना जाता है। वेरेज इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स हम इनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं। और भी कुछ नाम हैं जो कि आप आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर मैं स्पेसिफिकली पहले प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलिमरेज को एलॉबरेट करूं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि डीएनए पॉलिमरेज 1 जो है एक मोनोमेरिक प्रोटीन है, मतलब सिंगल सबनेट का प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं क्योंकि कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको पहली बार डिस्कवर किया था और उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ये जो डीएनए पॉलिमरेज है ये एक मेजर डीएनए पॉलिमरेज नहीं है, मतलब मेन डीएनए पॉलिमरेज नहीं है। मेन डीएनए पॉलिमरेज तो डीएनए पॉलिमरेज 3 है। ये मेजर डीएनए पॉलिमरेज इसलिए नहीं है क्योंकि इसका प्रोसेसिव नेचर नहीं होता, इट इज़ नॉट प्रोसेसिव। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास डीएनए पॉलिमरेज 1 डीएनए पर लोड किया जाता है तो वो बहुत लंबे न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच को सिंथेसाइज नहीं कर सकता। ये सिर्फ 10 to 15 या 20 न्यूक्लियोटाइड तक का ही डीएनए के स्ट्रेचेस को सिंथेसाइज कर सकता है। डीएनए पॉलिमरेज 103 किलो डाल्टन के आसपास देखने को मिलता है। अगर जब हम डीएनए पॉलिमरेज 1 पर सब्टिलिजिन या ट्रिप्सिन का ट्रीटमेंट दें तो ये दो इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। एक है उसका लार्ज सी फ्रेगमेंट और दूसरा है स्मॉल एन फ्रेगमेंट। लार्ज सी फ्रेगमेंट को हम क्लिनो फ्रेगमेंट के नाम से भी जानते हैं और क्लिनो फ्रेगमेंट के पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हर एक डीएनए पॉलिमरेज के पास देखने को मिलती है। पहली है उसकी 5' to 3' पॉलिमरेज एक्टिविटी जो कि डीएनटीपीज को ऐड करने का काम करती है, और दूसरी है उसकी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी दिखाती है। दूसरी जो फ्रैगमेंट था जिसको हम लोग स्मॉल एन फ्रैगमेंट बोलते हैं, इसके पास एक इंपॉर्टेंट डीएनए पॉलिमरेज एक्टिविटी है जो कि बाकी किसी भी डीएनए पॉलिमरेज के पास देखने को नहीं मिलती, जिसका नाम है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। जितने भी डीएनए पॉलिमरेज हैं उनके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है, बट ये ऐसा डीएनए पॉलिमरेज है जिसके पास 5' से 3' साइड को एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसको हम प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी भी देखते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डीएनए पॉलिमरेज जो होता है एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन प्राइमर को या आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम भी करता होगा। इसकी स्पीड की बात की जाए डीएनए पॉलिमरेज 1 की तो इट ओनली सिंथेसाइज वेरी स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए और जिसकी स्पीड है इट इज अबाउट 1 to 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। एक सेकेंड पर इतने ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। सेकेंड डीएनए पॉलिमरेज 2 की बात की जाए इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स तो ये भी मोनोमेरिक है एज दैट ऑफ डीएनए पॉलिमरेज 1। इसके पास 5' to 3' पॉलिमरेज एक्टिविटी है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जैसे कि सभी में होती है। इसकी प्रोसेसिविटी बहुत कम है, पॉलीमराइजेशन रेट भी इसका स्लो है और ये कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन भी कर सकता है रेप्लिकेशन के अलावा, जैसे कि डीएनए डैमेज में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ कमिंग टू द मेन डीएनए पॉलिमरेज दैट इज नोन एज डीएनए पॉलिमरेज 3। डीएनए पॉलिमरेज 3 एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, मतलब मल्टीपल सबनेट से मिलकर बना होता है। इसका पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इट इज़ अबाउट 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। अगर हमने डीएनए पॉलिमरेज 1 की बात करी थी तो वो बहुत ही कम 1 to 20 ही कर सकता है, बट इसका 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को एक सेकेंड पर ही ऐड कर सकता है। इसके पास सेम 5' to 3' पॉलिमरेज एक्टिविटी और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब डिफरेंस ये है डीएनए पॉलिमरेज 1 और 3 पर कि ये प्रोसेसिव एंजाइम है। प्रोसेसिव एंजाइम का मतलब है कि ये बहुत लंबे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रेचेस को डीएनए के ऊपर लगा सकता है और ये बिना गिरे आपके पास पेरेंटल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को लगाता ही जाता है, और ये काबिलियत इसको मिलती है बीटा क्लैम्प के थ्रू। बीटा क्लैम्प एक ऐसा क्लैम्प है जो कि डीएनए पॉलिमरेज को डीएनए के ऊपर होल्ड कर देता है, जिस वजह से डीएनए पॉलिमरेज 3 की प्रोसेसिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब इस स्लाइडिंग क्लैम्प को या बीटा क्लैम्प को लोड करने का काम गामा कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि गामा कॉम्प्लेक्स बीटा क्लैम्प को एटीपी डिपेंडेंट मैनर पर डीएनए के ऊपर लगाते हैं और ये बीटा क्लैम्प डीएनए पॉलिमरेज 3 को प्रोसेसिविटी प्रोवाइड करता है ताकि वो पेरेंटल स्ट्रैंड से रिमूव ना हो जाए या शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रेचेस ना ऐड कर लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेचेस को सिंथेसाइज कर पाए। डीएनए पॉलिमरेज 1 के बारे में एक खास बात और है कि ये प्रोब लेबलिंग के लिए भी यूज होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए पॉलिमरेज 1। ये जैसे कि 5' एंड लेबलिंग की बात की जाए या कंप्लीट लेबलिंग की बात की जाए, दोनों ही जगह डीएनए पॉलिमरेज 1 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब अगर बात की जाए यूकैरियोटिक डीएनए पॉलिमरेज की, तो डीएनए पॉलिमरेज अल्फा एक ऐसा डीएनए पॉलिमरेज है जो कि टेट्रामेरिक है, 4 सबयूनिट का है। इसमें से 2 अल्फा सबयूनिट है और 2 ए सबयूनिट है। 2 अल्फा सबयूनिट के पास आरएनए पॉलिमरेज एक्टिविटी है, मतलब ये आरएनए प्राइमर को लगाता होगा, और 2A एक्टिविटी इसका मतलब है कि डीएनए पॉलिमरेज एक्टिविटी है। तो ये डीएनए पॉलिमरेज, मतलब डीएनटीपीस को ही ऐड करेगा, बट इसके साथ साथ इसकी जो 2 अल्फा सबयूनिट है ये आरएनए पॉलिमरेज एक्टिविटी भी कराती है, मतलब आरएनए या आरएनटीपीस को भी ऐड करती है ड्यूरिंग प्राइमर सिंथेसिस इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो हुआ क्या कि आपके पास मान लो ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड अलग अलग हुए, 2 पेरेंटल स्ट्रैंड। प्राइमर का सिंथेसिस जो है वो डीएनए पॉलिमरेज अल्फा की 2 अल्फा सबयूनिट करती है, प्राइमर सिंथेसिस, और प्राइमर सिंथेसिस के बाद आपके पास डीएनटीपीस का एडिशन 2A सबयूनिट करती है। तो डीएनए पॉलिमरेज अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात में कंफ्यूज मत होना कि डीएनए पॉलिमरेज अल्फा की 2 अल्फा सबयूनिट जो है वो प्राइमर को ऐड करती है, बट अगर मैं प्रोकैरियोट के बारे में बात करूं तो वहां पर डीएनए पॉलिमरेज 1 था जो कि प्राइमर को ऐड नहीं कर रही थी, बल्कि एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन प्राइमर को रिमूव कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए पॉलिमरेज अल्फा के बारे में और भी खास बात है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलिमरेज एक्टिविटी भी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, और ये एक प्रोसेसिव एंजाइम नहीं है। प्रोसेसिव एंजाइम जैसे कि वहां पर भी डीएनए पॉलिमरेज 1 नहीं था, वैसे ही डीएनए पॉलिमरेज अल्फा भी एक प्रोसेसिव एंजाइम नहीं है। तो इसीलिए इसको कुछ टाइम बाद ही डीएनए पॉलिमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया जाता है। डीएनए पॉलिमरेज अल्फा और एप्सिलॉन के बारे में हम अभी बात करेंगे। उसके अलावा यूकैरियोट्स में बहुत सारे टाइप के डीएनए पॉलिमरेज देखने को मिल सकते हैं। इसमें से कुछ यहाँ पर लिखे गए हैं। डीएनए पॉलिमरेज बीटा की बात की जाए तो ये बेस एक्सीशन रिपेयर में इन्वॉल्व है, ये मोनोमेरिक है। डीएनए पॉलिमरेज गामा की बात की जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। डीएनए पॉलिमरेज लैम्डा की बात की जाए तो ये मियोसिस एसोसिएटेड डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व है। डीएनए पॉलिमरेज माइक्रोन की बात की जाए तो ये सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन में इन्वॉल्व है। और डीएनए पॉलिमरेज जीटा की बात की जाए, कापा की बात की जाए, आयोटा की बात की जाए, नीटा और रेव1 की बात की जाए, ये सारे ही ट्रांसलेशन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और ब्रैकेट्स में इनकी सबयूनिट्स लिखी गई है कि ये मल्टी सबयूनिट है या सिंगल सबयूनिट है। डीएनए पॉलिमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन एक मल्टी सबयूनिट प्रोटीन है और एक मेजर डीएनए पॉलिमरेज भी है। क्योंकि डीएनए पॉलिमरेज अल्फा को रिप्लेस कर दिया जाता है डेल्टा और एप्सिलॉन के थ्रू, दोनों के पास ही सेम एक्टिविटीज है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये एक प्रोसेसिव एंजाइम है और इसको प्रोसेसिविटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो इसको प्रोसेसिविटी प्रोवाइड करने के लिए पीसीएनए रिंग प्रेजेंट है। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में बीटा क्लैम थी, वैसे ही यूकैरियोट्स में पीसीएनए रिंग होती है। जैसे प्रोकैरियोट्स में गामा कॉम्प्लेक्स था, यहां पर RFC40 प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। RFC40 प्रोटीन्स ये बेसिकली रेप्लिकेशन फैक्टर C40 प्रोटीन्स हैं जो कि पीसीएनए रिंग को रिक्रूट करते हैं। पीसीएनए रिंग इज प्लॉरिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन रिंग, और ये पीसीएनए रिंग डीएनए पॉलिमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन के साथ एसोसिएट होकर इस पर्टिकुलर पॉलिमरेज को प्रोसेसिव बनाते हैं। डीएनए पॉलिमरेज डेल्टा की बात की जाए तो ये अगेन 2 to 3 सबयूनिट का है और ये मेनली लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। डीएनए पॉलिमरेज एप्सिलॉन की बात की जाए तो ये लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है और दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड और बेस एक्सीजन रिपेयर में भी इन्वॉल्व है। डीएनए पॉलिमरेज थीटा की बात की जाए तो ये क्रॉस स्ट्रैंड सिंथेसिस में या क्रॉस स्ट्रैंड रिपेयर में इन्वॉल्व है। अब जैसे हमें पता है कि यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन पे अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन ये तीनों ही इंपॉर्टेंट डीएनए पॉलिमरेज हैं, तो इसको एक डाइटर्पीन इनहिबिट करती है जिसका नाम है एम्फिडिकोलिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा ठीक है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो एक ऐसा भी साइड आएगा जहां पर डीएनए की सिंथेसिस को रोक देना चाहिए। तो रोकने से पहले हम उस वहां पे से प्राइमर रिमूव करेंगे। तो प्राइमर रिमूवल के आपके पास प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलिमरेज 1 और आरएनएज H इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूकैरियोट्स में आरएनएज H और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलिमरेज 1 के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। आरएनएज H वहां पर क्लीव करेगा जहां पर आरएनए और आरएनए के बीच में बॉन्ड है। यूकैरियोट्स की बात की जाए तो यहां पर आरएनएज H आरएनए बॉन्ड को क्लीव करेगा और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 ऑल्दो इसका नाम एंडोन्यूक्लियस है बट इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिस वजह से देखने को मिलता है कि जहां पर डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड लास्ट में बच जाता है, एक सिंगल आरएनए बच जाता है या सिंगल आरएनटीपी बच जाता है डीएनटीपी के साथ एसोसिएटेड, वहां पर ये फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डिटेल्स कैसे काम करता है मैं क्लास में बाद में डिटेल में दूंगा।
अब ये रिवीजन सीरीज है तो हम इसे सिर्फ शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। अब है डीएनए लाइगेज के बारे में। डीएनए लाइगेज जो होता है वो निक सीलिंग में काम करता है या निक ट्रांसलेशन में काम करता है। जब कभी भी प्राइमर रिमूव हो चुके हैं तो प्राइमर के रिमूव होने के बाद जितना भी स्ट्रेच होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 या डीएनए पॉलीमरेज अल्फा भर लेते हैं। बट एक ऐसी जगह आती है जहां पर आपके पास 3 प्राइम OH ग्रुप अवेलेबल है और दूसरी वाली जगह पर सिर्फ एक फॉस्फेट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्राइमर था, पहले प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज 1 या अल्फा ने इतना पोर्शन भर दिया, बट डायरेक्टली ये दोनों आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर तो 3 प्राइम OH ग्रुप अवेलेबल है, बट यहाँ पर एक सिंगल फॉस्फेट फॉर्म अवेलेबल है क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया था वहां पर। तो इसीलिए यहाँ पर एक और फॉस्फेट को लाना बहुत जरूरी है क्योंकि 3 प्राइम OH ग्रुप आपको पता है कि बीटा पोजीशन पर अटैक करता है। जब तक बीटा पोजीशन पर अटैक नहीं होगा, बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट जब रिमूव नहीं होता था, तब तक यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता था। तो गामा फॉस्फेट तो चलो छोड़ो, एटलीस्ट हम बीटा फॉस्फेट तो प्रोवाइड करें ताकि बीटा फॉस्फेट को क्लीव किया जाए। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स पर NAD AMP को प्रोवाइड करता है, यूकैरियोट्स में ATP AMP को प्रोवाइड करता है। तो कुल मिलाकर आपके पास AMP वाली फॉर्म यहाँ पर एसोसिएट की जाती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का जो फॉस्फेट वाला पार्ट है ये बीटा की तरह एक्ट करता है या बीटा फॉस्फेट की तरह एक्ट करता है, जिस वजह से ये बीटा फॉस्फेट प्रोवाइड हो जाता है इस फॉस्फेट ग्रुप को जो कि ऑलरेडी नाइट्रोजनस बैकबोन के साथ लगा हुआ है। तो 3 प्राइम OH ग्रुप आराम से इसको अटैक करता है और यहाँ पर आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इतना ही हमें ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स पर और यूकैरियोट्स में डीएनए लाइगेज ये काम करता है। डीएनए लाइगेज में NAD जो है वो प्रोवाइड किया जाता है AMP के थ्रू और ATP जो है वो AMP जो है वो अगेन ATP के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो एक जगह AMP को प्रोवाइड करने वाला NAD है और एक जगह AMP को प्रोवाइड करने वाला ATP है। तो डीएनए लाइगेज ने अपना काम कर लिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया और जो बैकबोन थी उसको आपस में जोड़ दिया। तो जो रेप्लिकेशन का बेसिक था और उसके प्रिंसिपल्स थे या और एंजाइम्स इन्वॉल्व थे वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। एक बेसिक ग्लिम्स हम लोग अगर डिस्कस करें तो हमने अभी तक पढ़ा कि जो हमें ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट्स में ORIC ओरिजिन है, 80 रिच सीक्वेंस है, 13 मर रिपीट्स 3 टाइम्स रिपीट होते हैं और 9 मर सीक्वेंसेस 5 टाइम्स रिपीट होते हैं। यूकैरियोट्स में ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस हैं जो कि अबाउट 100 बेस पेयर के होते हैं, 80 रिच होते हैं अगेन, और यहाँ पर A और B डोमेन देखने को मिलती है। इनिशिएटर प्रोटीन की भूमिका यहाँ पर DNA A निभाता है इन द ATP बाउंड फॉर्म, और यूकैरियोट्स में ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC1 to 6 ये इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं। फिर बात की जाए हेलिकेज को लोड करने वाले प्रोटीन्स जिनको हम लोग लाइसेंसिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं, इनका नाम है DNase इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में CDC6, CDT1 और MCM7। हेलिकेज की बात की जाए, DNase हेलिकेज को लोड करता है DNAB को इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, और CDC6, CDT1 और MCM7 ये MCM2 to 7 को लोड करते हैं यूकैरियोट के केस में। दोनों ही जगह पर हेलिकेज जो है वो हेक्सामेरिक प्रोटीन्स हैं, 6 यूनिट्स के मिलकर बनते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं, और यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन प्रोटीन A बोलते हैं, जो कि आपके पास DNA डबल हेलिक्स को सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म पर ही बना के रखते हैं। टोपोआइसोमरेज की बात की जाए तो DNA गायरेज, और यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज 1B। प्राइमेज की बात की जाए तो DNAG, और यूकैरियोट्स में DNA पॉलीमरेज अल्फा की 2 अल्फा सब यूनिट जो कि प्राइमर को ऐड करने का काम करती है। इसके अलावा DNA पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्रोकैरियोट्स में, और अल्फा बीटा डेल्टा एप्सिलॉन जो है वो यूकैरियोट्स के केस में। DNA पॉलीमरेज 3 प्रोसेसिव एंजाइम है, और वो इसलिए प्रोसेसिव है क्योंकि गामा कॉम्प्लेक्स बीटा क्लैम्प को लोड करता है, जो कि बीटा क्लैम्प DNA पॉलीमरेज 3 को प्रोसेसिव बनाता है। इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स RFC40 प्रोटीन्स PCNA रिंग को लोड करते हैं, और ये PCNA रिंग DNA पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन को प्रोसेसिव बनाती है। प्राइमर रिमूव करने के लिए DNA पॉलीमरेज 1 RNase H इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में RNase H ऑन FEN1 दैट इज फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 जो कि खुद एक्सोन्यूक्लियस है। DNA लाइगेज के इंपॉर्टेंट रोल कि यहाँ पर AMP प्रोवाइड किया जाता है NAD के थ्रू, और यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है ATP के थ्रू। तो ये आपके पास रेप्लिकेशन का कंप्लीट सिनेरियो था या पूरी प्रोसेस थी, जहाँ पर आपने रेप्लिकेशन के एंजाइम्स को डिस्कस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर आप एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करते हो। इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग रेप्लिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं क्योंकि हमें रिवीजन सीरीज है, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे और रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।